Hey there, let's start with the new topic, resource planning in India. What are those things which involves resource planning, right? So the first thing which is involved here is identification and inventory of resource. So identification and inventory. How can we identify resource? For that we have to do a survey. हमें अलग अलग एरिया में जाके सर्वे करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। और ये एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स हैं जो करते हैं। इंडिया के हर एक कॉर्नर का, हर एक इंच का सर्वे किया जाता है, रॉक की स्टडी की जाती है, पता किया जाता है कौन से एरिया में कौन सा मिनरल है। फिर मिनरल को या जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उसका रिकॉर्ड बनाया जाता है। इसे हम इन्वेंट्री बोलते हैं, राइट। वो पूरा रिकॉर्ड बनाने के बाद में उस रिकॉर्ड को वापस मैप के ऊपर डाला जाता है। कैसे? आपने देखा होगा आपकी बुक में बहुत सारे मैप्स हैं जिसमें आयरन ओर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, किसी में कोल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, दूसरे और भी रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। इसे हम मैपिंग बोलते हैं, राइट। अब इस मैपिंग करने के बाद में, सर्वे करने के बाद में हमें ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर काइंड ऑफ रिसोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा नागपुर रीजन में कोल है। अब कोल है तो उस कोल की क्वांटिटी कितनी है उस एरिया में, वो पता किया जाता है। ठीक है, कि इस क्वांटिटी में ये अवेलेबल है और इतने बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, राइट। अब उसकी क्वालिटी क्या है? आपको पता है रिसोर्स अगर कोल ही है तो उसकी अलग अलग क्वालिटी होती है। पीट अलग है, एंथ्रासाइट अलग है, बिटुमिनस अलग है, ठीक है, कोकिंग कोल है। सो all the way the quality of coal we get to know आफ्टर सर्विंग। तो ये भी हमें इसके थ्रू पता चलता है। तो हमने किया क्या इस पूरे फर्स्ट पॉइंट में? आइडेंटिफिकेशन किया। आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे किया? पहले हमने उस एरिया का सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं। फिर हमने पूरी उसकी लिस्टिंग की, हमने उसका पूरा रिकॉर्ड बनाया कि कौन कौन सा रिसोर्स है, ठीक है, उसमें कौन सी क्वालिटी का वो रिसोर्स है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। फिर हमने उसको मैप में भी डाला। तो ये पूरी चीज हमारी किस में हुई? फर्स्ट पॉइंट में, दैट इज आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री। अब सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill and institutional setup। अब हमें पहले वाले पॉइंट में ये क्लियर हो गया कि हमने उसका सर्वे किया, हमने मैपिंग की, हमें पता है कौन सा रिसोर्स कितनी क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल है। लेकिन उस रिसोर्स को यूज कैसे करें, डेवलप कैसे करें? वो तो हम जस्ट सिंपली एक प्लेस पे जाके डिगिंग नहीं कर सकते ना। हमें पता करना पड़ेगा कि वो रिसोर्स सरफेस पे अवेलेबल है, या सरफेस से थोड़ा सा नीचे अवेलेबल है, या बहुत ज़्यादा डीप अवेलेबल है। अब उसके लिए, उसकी खुदाई के लिए, उसकी ड्रिलिंग के लिए या उसकी माइनिंग के लिए हमें एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए होगा। क्योंकि ऑयल को जिस टेक्नोलॉजी से हम निकालेंगे उसी टेक्नोलॉजी से हम कोल नहीं निकाल सकते, ये हम सबको पता है। तो दोनों की टेक्नोलॉजी अलग है। तो उस एरिया में माइन करने के लिए या उस रिसोर्स को डेवलप करने के लिए जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी होगा हम उसको इंस्टॉल करेंगे वहां पे। अब टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने के लिए हम पेड़ के नीचे, खुले आसमान के नीचे तो हम मशीनें नहीं रख सकते ना। उसके लिए वो प्रॉपर बिल्डिंग बनेंगी, राइट, उसके एंकर्स बनेंगे। फिर उसके बाद में अलग अलग मशीन, अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे। उन डिपार्टमेंट में काम करने वाले स्किल्ड लेबर हायर किए जाएंगे। वो लेबर अलग अलग कैटेगरी में स्किल्ड होंगे। एक होगा जो माइनिंग इंजीनियर होगा, कुछ लोग डिप्लोमा करके आए होंगे, कुछ लोग मैनेजेरियल स्किल वाले होंगे, कोई कुछ लोग फोरमैन होंगे, कुछ टेक्नीशियंस होंगे और कुछ डिगिंग करने वाले लेबर होंगे, या सामान को लोड अपलोड करने वाले लेबर्स होंगे। तो ये सारा टेक्नोलॉजी भी चाहिए, स्किल भी चाहिए लोगों का अलग अलग एरिया में, प्लस इंस्टीट्यूशनल सेटअप चाहिए। अब इंस्टीट्यूशनल जब बिल्डिंग बनेगी, आपने इतने सारे लोगों को हायर किया, जॉब पे रखा माइनिंग करने के लिए, आपने वो टेक्नोलॉजी वहां पे लाई, उसको माइनिंग को आगे प्रोग्रेस करने के लिए, राइट। तो आपने क्या क्या डेवलप किया? आपने ऑफिसेस बनवाए, राइट। आपने उन लोगों को, जो उनको आपने हायर किया, उनके रहने के लिए इंतजाम किया।
उनको सैलरी देने के लिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज अवेल किया उस एरिया में, क्योंकि आप यहाँ पे माइनिंग करने जा रहे हैं तो रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप हो गया, राइट। वो पूरा ऑफिस, ऑफिस में अलग अलग एरिया जिसमें अलग अलग काम किया जाएगा, अलग अलग सेक्शंस होंगे जिसमें अलग अलग काम किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। आपका स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है। आप, अगर मैं बोलूं कि मैं एक ग्राउंड में एक पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे चलो हम क्लास करते हैं, और आपकी यही यही क्लास, आपका नीम का पेड़ के नीचे ही यही स्कूल है, यही क्लास है, और यहाँ एक दान पात्र रखा है, उसमें आपको अपनी फीस डालनी है, आप डालेंगे? आप नहीं डालेंगे, क्योंकि वहाँ कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, राइट। आपको क्या चाहिए? आप जब स्कूल जाते हैं तो आपको पता है कि आपके स्कूल के गेट पे गार्ड होते हैं। आप जब एंटर करते हैं तो अलग अलग जगह पे दीदियाँ होती हैं जो आपको फैसिलिटेट करती हैं। आप रूम में आपके क्लास टीचर्स होते हैं, आपके सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, आपके लैब होते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, प्रिंसिपल ऑफिस होता है, वाइस प्रिंसिपल ऑफिस होता है, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, राइट। अकाउंट ऑफिस है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, एडमिन डिपार्टमेंट है। ये सारे आप लोगों के स्कूल को प्रॉपर रनिंग करने में, रन करने में हेल्प करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। सेम वे अगर कहीं पे माइनिंग हो रहा है तो पूरा माइनिंग का ऑफिस डेवलप करना और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए डेवलप करना, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सेटअप, राइट। और वो रिसोर्स प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो हमने सेकंड में क्या किया? हमने अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हम लेके आए, हमें स्किल्ड लेबर चाहिए थे, हमने वो हायर किया, और हमने इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया उस पर्टिकुलर रिसोर्स को माइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए। इज इट क्लियर नाउ? Now we have a third point, matching the resource development plan with the overall national development path. आपने एक पर्टिकुलर एरिया में पूरा इंस्टीट्यूशनल सेटअप कर लिया, टेक्नोलॉजी कर ली, आपने स्किल डेवलप कर लिया, लेकिन वहां जो डेवलपमेंट हो रहा है क्या वो नेशन के डेवलपमेंट से मैच कर रहा है? और नेशन का जो रिक्वायरमेंट है क्या ये पर्टिकुलर साइट वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है? This is what we call कि we have to match the development of that particular mining area or that particular area which we are, where we are developing resource along with the development of whole nation. अब ऐसा नहीं है ना कि अगर मैं बोलूँ कि झरिया कोल माइन है तो वहाँ का कोल माइन सिर्फ वहीं यूज होगा, दूसरे पार्ट में नहीं जाएगा, ये नहीं चलेगा ना, क्योंकि पूरे कंट्री का डेवलपमेंट होना है along with the development of that place. So this is called matching the resource development plan with the overall national development plan, right? Now what we have next, here we have to understand one thing, only the availability of resource is not everything, right? अगर हम बोलें कि सिर्फ और सिर्फ रिसोर्स रिच रहे एरिया और वो डेवलप हो जाए, तो अफ्रीका को दुनिया में सबसे ज्यादा डेवलप होना चाहिए था, लेकिन क्या अफ्रीका उतना डेवलप्ड है? नहीं है। अब इस लाइन को हम पढ़ते हैं और उसके बाद में समझने की कोशिश करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, but mere availability of resource in the absence of corresponding change in technology and institutions may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resource, but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions which have a poor in resource base, but they are economically developed. एग्जाम्पल पहला मैंने आपको दिया अफ्रीका का, राइट। अब अफ्रीका तो बाहर की कंट्री है, लेकिन मैंने इसलिए दिया आपको वो एग्जाम्पल क्योंकि अफ्रीका बहुत सारे रिसोर्सेस में रिच है, राइट। लेकिन आपने देखा है वहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ स्किल्ड लेबर्स की शॉर्टेज है, इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं हुए हैं। तो इतने रिसोर्स होने के बाद में भी पूरी दुनिया, whether it is USA, Western world or China, they are all enjoying the resource of Africa. But Africa itself is not able to develop, right? क्यों? क्योंकि इन सारी कंट्रीज के पास में टेक्नोलॉजी है और इंस्टीट्यूशन है, जबकि अफ्रीका के पास ये नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल हम अपनी कंट्री को लेकर करते हैं, छोटा नागपुर रीजन, पूरा झारखंड, पूरा छत्तीसगढ़, थोड़ा सा पोर्शन ओडिशा का, थोड़ा सा पोर्शन वेस्ट बंगाल का, ये छोटा नागपुर वाला रीजन है, राइट, जो कि रिसोर्सेस से रिच है पूरी तरह से। जो लोग यहाँ पे इन इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, जो यहाँ पे माइनिंग सेंटर्स है, ठीक है, उनका अपना इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, उनका पूरा अर्बन प्लानिंग है, सारा फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो लोग वहाँ के ओरिजिनल है, ट्राइब्स, राइट, द ट्राइबल पीपल हु आर लिविंग इन दैट एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट देम।
आप उनकी बात अगर देखेंगे तो दे आर लिटरली बैकवर्ड, द होल रीजन इज बैकवर्ड। क्यों? अब आप ये देखो कि पढ़े लिखे हमारे ऐसे लोग जाके वहां पे जॉब कर रहे हैं एंड दे आर वेल टू डू, लेकिन जो ओरिजिनल वहां वाले लोग हैं, क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाहर उस इंस्टीट्यूशन के बाहर, माइनिंग इंस्टीट्यूशन के बाहर कुछ प्रॉपर डेवलप नहीं है, तो वो इस तरह का बैकवर्डनेस, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, ये क्या करता है, ये हिंड्रेंस क्रिएट करता है किसी एरिया के डेवलपमेंट में। यही हो रहा है छोटा नागपुर रीजन में, और यही हुआ अफ्रीका में, राइट? देयर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्स। अगर आप देखोगे वही छोटा नागपुर का, वो बहुत रिच है रिसोर्स में बट बैकवर्ड है। वही अगर आप एग्जाम्पल लेंगे पंजाब का, तो पंजाब का एग्जाम्पल के साथ में आपको पता चलेगा कि पंजाब में ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकली दे आर वेरी एडवांस। तो इससे क्या होता है, वो स्टेट काफ़ी एडवांस हो गया। अब दैट इज सेकेंडरी कि वो उस एडवांसमेंट का उन्होंने रॉन्ग यूज़ किया, उन्होंने उसको दूसरे वे में इन लाइफ को एंजॉय करना शुरू किया, और वो वापस व्हील बैकवर्ड होने लगी। बट अल्टीमेटली अगर हम देखें तो जितनी इंडस्ट्री पंजाब में है, स्पेशली रिलेटेड विद द वुलन थिंग्स एंड स्पोर्ट्स मटेरियल, राइट, उतनी हार्डली कहीं और पे है। अब आप ये सोचिए, ये स्पोर्ट्स मटेरियल में कोई मिनरल नहीं चाहिए, ठीक है? वुलन क्लॉथ के लिए आपको वूल चाहिए, जो कि यू कैन बोरो इट फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स, राइट? तो वो ये काम करके दे आर रिच, दे आर डेवलप्ड कंपेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। तो पंजाब में रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स ना होते हुए भी वो डेवलप्ड है। झारखंड इज फुल ऑफ मिनरल रिसोर्स, बट वो बैकवर्ड है। अब ये एक चीज हम देखते हैं यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर फॉरेन इन्वेडर्स। हम सबको पता है, वो इसलिए बाहर निकले। इट वॉज प्राइमरीली द हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट resources of other regions and establish their supremacy over the colonies। अब ये अगर हम ब्रिटिश रूल का देखें इंडिया में या दूसरी वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में, वेदर इट इज अफ्रीकन कंट्रीज और एशियन कंट्रीज, ये उस कंट्री से, अपनी कंट्री से निकल के बाहर क्यों आए? इन्होंने दूसरों का रिसोर्स एक्सप्लॉइट क्यों किया? क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकली हमसे एडवांस थे। ये उतने सोल्जर्स लेके, इंडिया जितने सोल्जर्स लेके वहां से नहीं आए थे, बट इनके पास एक एक टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो हमारे करोड़ों लोगों को शांत करने के लिए काफी था। इनका टेलीग्राम का सिस्टम जो इनके पास था उस टाइम पे, हमारे पास नहीं था, और 1857 क्रश डाउन कर दिया गया, हम सबको पता है। क्यों? बिकॉज दे वर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, दे कैन कन्वे द मैसेज, दे कैन दे हैव कम्युनिकेटेड देयर मैसेज टू द ऑल द सेंटर्स, मिलिट्री सेंटर्स इन इंडिया, जो इनके हेल्प के लिए आ गए थे, राइट? हम सबको पता है। तो वो दूसरे वर्ल्ड के, वेदर वो अफ्रीकन कंट्रीज हो, वो एशियन कंट्रीज हो, सब पे रूल इतने साल तक इसलिए कर पाए क्योंकि इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, और उस एडवांस टेक्नोलॉजी से इन्होंने हमें शांत भी कर दिया और हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी किया, राइट? अब इसलिए resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional change. India has experienced all this in different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resource development in particular does not only involve the availability of resource, but also the technology, quality of human resource, and the historical experience of people. अब आप ये देखिए, कहीं पे भी पहली तीन लाइन में यही बोला गया है कि खाली एक रिसोर्स होना सब कुछ नहीं है, रिसोर्स के साथ में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम उस रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर सके या यूज कर सके। उसके साथ में हमारा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी होना चाहिए। देखिए, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस में मैं आपको ये भी बोलूंगी, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंज बहुत जरूरी है। आप 50 साल या 20 साल 30 साल पहले के स्कूल्स देख लीजिए और आज के स्कूल्स देख लीजिए,
आज के स्कूल देखेंगे तो आपको इंडोर स्टेडियम मिल जाते हैं, राइट। उसमें सारे तरह के इवन आउटडोर गेम्स को भी इन्होंने इंडोर स्टेडियम्स में डेवलप कर लिया है। तो बाहर बारिश हो रही है, आंधी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उससे अंदर खेलने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो दिस इज अ चेंज विच कम्स विद अ टाइम। टेक्नोलॉजी में भी चेंज और इंस्टीट्यूशन में भी चेंज, ये टाइम के साथ आता है। आज की डेट में अगर मैं बोलूं कि जो नोकिया का 20 साल पहले, 20 साल 22 साल पहले जो मोबाइल आता था, आप उसको यूज कीजिए, क्या आप यूज करेंगे? आप नहीं करेंगे। 30-40 साल पहले वो जो ढक्कन वाले, दरवाजे वाले हमारे टीवी आते थे, अगर मैं आपको वो बोलूं कि आप वो यूज कीजिए, आप यूज करेंगे? नहीं। विद द टाइम हम टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं और इंस्टीट्यूशनल का जो पूरा सेटअप है वो भी चेंज होता है, वो भी एडवांस किया जाता है हर एक बार। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड ऑल द डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। हमने कॉलोनाइजेशन के डिफरेंट फेजेस को झेला है बेसिकली। यू कैन सी, ब्रिटिशर्स जब आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जब वो सिर्फ हमारे साथ ट्रेड करना चाहते थे, हमने वो भी देखा। फिर वो ट्रेड कंपल्शन में होता चला गया, वो भी हमने देखा। फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारे पूरे एरिया को एनेक्सेशन करना शुरू किया, वो भी हमने देखा। फिर उसके बाद में वो कैसे हमने उनको एक एक करके एजिटेट किया और उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, और उसके बाद में भी वो नहीं छोड़ने को रेडी थे, वो भी देखा हमने। और कैसे हमने उनसे अल्टीमेटली छुड़ाया पीछा, और कैसे हम इंडिया एक नहीं 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, वो भी देखा हमने। तो हमने कॉलोनाइजेशन के सारे टुकड़े देखे हैं, सारे फेजेस देखे हैं, ठीक है। तो अगर इंडिया को डेवलप करना है तो सिर्फ हमें अपनी रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं चाहिए, हमें अपनी टेक्नोलॉजी में भी चेंज करना होगा। हमारी क्वालिटी में भी, ह्यूमन की क्वालिटी, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है उसकी क्वालिटी में भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। हम ये नहीं बोल देंगे कि बिना बिना स्किल के, बिना नॉलेज के हम किसी चीज को करने चले जाए। क्या बार्बर का काम कोई भी कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट। क्या अब कॉबलर का काम सभी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। प्लम्बर का काम, एसी मेंटेनेंस का काम कोई भी कर सकता है? नहीं कर सकता। ये दीज आर ऑल कॉल्ड स्किल्स। तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड। अलग अलग टेक्नोलॉजी के साथ में काम करने वाले ह्यूमन बींग्स को भी उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेन करना होगा और हमें डेवलप करना होगा, और ये लेसन हमें अपनी हिस्ट्री से लेना पड़ेगा। With this, I'll sum up with this video. I'll come up with the next one soon. Thank you.